नमस्कार। सर, हम येटा की बात करते हैं। ये एक ऐसा एरिया है जो फ़िलहाल एक हॉट टॉपिक है। सबको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, सबको यहाँ पर घर भी खरीदना है, फार्म हाउस भी खरीदना है। ये एक स्मार्ट सिटी, प्लान सिटी बनने वाली है। आपकी नज़र में एक स्मार्ट सिटी, प्लान सिटी के लिए क्या वो चीज़ें हैं जो बहुत अहम है? क्योंकि हमने पिछले कुछ टाइम में ऐसी कई प्लान्ड और स्मार्ट सिटीज़ को फेल होते भी देखा है। यमुना प्राधिकरण की जो स्थापना है वो एक एक्ट है 1976 का, इंडस्ट्रियल एक्ट है। वो एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मोटिव है कि जो सिटी डेवलप होगा प्लान सिटी होगा। विकसित करने से पहले एक मास्टर प्लान बनेगा और ऐसा मास्टर प्लान बनेगा कि जो सारे एस्पेक्ट को कवर करेगा। ग्रेटर नोएडा, नोएडा और यमुना उसी एक्ट से गवर्न होते हैं। 1976 में ये एक्ट आया था तो उस समय नोएडा की स्थापना हुई थी। अभी आप सितंबर अगस्त में खूब बारिश हुई, अगल बगल के शहरों में वाटर लॉगिंग दिखी, नोएडा में नहीं दिखी, ग्रेटर नोएडा में नहीं दिखा और इवन यमुना में भी नहीं दिखा। अभी हम जो सिटी बसाते हैं वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड है, बेसिक हम आईडीए हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं। इंडस्ट्री को ग्रोथ करना है और इंडस्ट्री को ग्रोथ करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। ये सरकार की मोटिव है, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसका मोटिव है। हम पहले मास्टर प्लान बनाते हैं, लैंड यूज़ फिक्स करते हैं और लैंड यूज़ फिक्स करके उसमें हम अलॉटमेंट करते हैं। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सटर्नल डेवलपमेंट हम करते हैं और एक प्लांट उसमें कहीं पर भी किसी को भी अलॉटमेंट नहीं होता। कोई भी जिग-जैग करके अपना कोई निर्माण नहीं कर सकता। तो इसलिए ड्रेनेज है, सीवर सिस्टम है, ग्रीनरीज है, हॉर्टिकल्चर के वर्क हैं, वो बहुत वेल डिफाइंड हैं और उसके मास्टर प्लान के अप्रूवल के हिसाब से ही हम उसका विकास करते हैं। तो कभी भी डेविएशन नहीं होता है और किसी को अनुमति मिलती नहीं है। इसीलिए ये जो शहर नोएडा अच्छा लग रहा है उसकी वजह वो मास्टर प्लानिंग की है। और नोएडा के ही तर्ज पे और ग्रेटर नोएडा की तर्ज पे जो दोनों जगह पे कमियां रह गई थी वो यमुना ने पूरी कर ली है। जब यमुना शहर पूरा बसेगा तो ये ग्रेटर नोएडा और नोएडा से ज़्यादा अच्छा फीके पड़ जाएंगे। निश्चित तौर पे फीके पड़ जाएंगे। मैं कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूँ। वी आर द पार्ट ऑफ द सेम आईडीए एक्ट। हम लोग सहोदर हैं, साथ साथ हैं। हमने लर्न किया है नोएडा, ग्रेटर नोएडा से। हम उनसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सर, येटा का एक बहुत अहम हिस्सा जेवर एयरपोर्ट भी है। पिछले हमने 2-2.5 साल में देखा कि 2-3 बार तो डेडलाइन मिस हो गई। कब हम इस नए एयरपोर्ट को फुली ऑपरेशनल देख सकते हैं? अब आपकी नई डेडलाइन क्या है? जेवर एयरपोर्ट बन के तैयार है। बिल्कुल। सिक्योरिटी वेटिंग उसकी चल रही है, फाइनल स्टेज पे है। इसके बाद एरोड्रम लाइसेंस का जारी होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया है। वो जब भी समय देंगे एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। एयरपोर्ट पूरी तरह बन के तैयार है। जब भी समय देंगे वो पूरी तरीके से तैयार है, वो ऑपरेशन में आ जाएगा। और ये जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर है, ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक ड्राइवर के रूप में आया है। एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। एक गेम चेंजर हो चुका है। मैं कुछ अभी आपको आंकड़े बताऊं। जब जेवर एयरपोर्ट का कंसेशन हमने 2020 में साइन नहीं किया था जी, तो वहाँ पे जो रियल एस्टेट पे का जो रेट था, जो खेतों के दाम थे, वो महज 500 से लेकर 900 पर स्क्वायर मीटर थे जी। आज उनके दाम 20 गुना बढ़ चुके हैं। एयरपोर्ट तो हमने एक पर्टिकुलर एरिया में ही बनाया है। बिल्कुल। अभी हमने 3300 एकड़ पे जेवर एयरपोर्ट बनाया, 1334 हेक्टेयर लैंड पे। उसका इम्पैक्ट ये है कि जेवर एयरपोर्ट बना है गौतम बुद्ध नगर में, यमुना इलाके में, और जमीनों के रेट आगरा तक बढ़ गए हैं। बिल्कुल। और सब किसान के हैं और ये बढ़ते रहेंगे। हाँ, तो ये बढ़ते रहेंगे। तो और जेवर एयरपोर्ट की वजह से देखिए, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का मुझे नहीं लगता कि पूरे हिंदुस्तान में इससे अच्छा एग्जाम्पल है। हमारे यहाँ एक्सप्रेसवेज हैं। यमुना एक्सप्रेस वे पे हम एक एक्सटर्नल पेरिफेरल है, उसके जोड़ने का एक इंटरचेंज बना रहे हैं। वो गंगा एक्सप्रेस वे से भी जुड़ रहा है। यमुना एक्सप्रेस पे आगरा लखनऊ से जुड़ा हुआ है, आगरा लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेस जुड़ा हुआ है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे जुड़ा हुआ है। और अभी माननीय नितिन गडकरी जी
के सौजन्य से और माननीय मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो जेवर एयरपोर्ट को सीधा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जोड़ता है वो बन गया है। मुंबई से चला हुआ आदमी अगर सड़क से आए तो सीधे जेवर आ सकता है बिना किसी उसके तकलीफ के। एक दूसरी बात जो होने जा रही है कि रैपिड रेल का भी नेटवर्क वहाँ पे विस्तार होने जा रहा है, जो गाजियाबाद का जो नेटवर्क है मेरठ को जोड़े हुए है और अन्य पूरे IGI को भी जोड़े हुए है, उस पर भी लगभग 21,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रूव कर लिया है और ये भारत सरकार के पास है, उसका परीक्षण चल रहा है और शीघ्र ही वहाँ पे रैपिड रेल भी आएगी। सर, जैसे फिल्म सिटी भी अब येडा का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। फिल्म सिटी की अनाउंसमेंट के बाद भी हमने देखा काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो उस बेल्ट पर आ सकते हैं? जी क्या है वो? फिल्म सिटी कंसेशन हो गया है, अभी सारे एग्रीमेंट्स उनसे हमारे साइन हो गए हैं। अब वो शीघ्र ही उसका शुभारंभ उसका भी होने जा रहा है, उसका निर्माण कार्य शुरू होगा। एक बहुत बड़ा अभी 18 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने नॉर्दर्न इंडिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर यूनिट SCL फॉक्सकॉन के एक जॉइंट वेंचर है इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड, उसको अलॉटमेंट लेटर दिया है ईडा में हमारे सेक्टर 28 में ये बन रहा है और ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। फॉक्सकॉन जो एप्पल फोन बनाते हैं ये लोग SCL के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनर होके आए हैं और यहाँ पे एक सेमीकंडक्टर की बहुत बड़ी यूनिट लगने जा रही है। इसके अलावा हमने अंबर को दिया है, एक एसेंट एंड कोरियन अंबर का ही ग्रुप है, वो कोरिया के साथ कोलैबोरेट करके एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक की मैन्युफैक्चरिंग की लगाने जा रहे हैं। और यमुना अथॉरिटी एक ऐसी अथॉरिटी है कि जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2 मेजर प्रोजेक्ट हैं। अच्छा। वो कहीं नहीं है। एक है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC। अच्छा। ये नॉर्दर्न इंडिया में किसी भी स्टेट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं दिया है, ये यमुना को मिला है और इस पे आप इसकी जो EMC है हमारा एक सेक्टर 10 है, वो जेवर एयरपोर्ट से महज 5 मिनट की दूरी पे है। आप जब जहाज से उड़ेंगे तो जब नीचे देखेंगे तो आपको सेक्टर 10 में भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक साथ 200 एकड़ में दिखाई देंगी। और उनका जो शिपमेंट है उसके कार्गो के लिए हमने एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया है जो भारत के किसी एयरपोर्ट में नहीं है। हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर से कोई भी इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है वो सीधे एयरपोर्ट विदिन 5 to 10 मिनट्स जा सकता है, उस पर पब्लिक नहीं चलेगी, पब्लिक का ट्रैफिक उस पर नहीं आएगा। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इसने इतना सेंसेशन डेवलप किया है कि यमुना अथॉरिटी 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त किए। इन्वेस्टमेंट्स आती जा रही हैं। हाँ, हम लैंड बैंक बनाने में जुटे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की एक योजना है, माननीय मुख्यमंत्री औद्योगिक विकास परियोजना, उसके तहत मोर देन 5,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार ने ईडा को दिया है लैंड बैंक बनाने के लिए और हमने लैंड बैंक हम लोग बना रहे हैं, बहुत तेज़ी से बना रहे हैं और बड़ी बड़ी जो यूनिट्स हैं वो होने जा रही है। एक चीज़ और मैं बताऊंगा, बहुत स्पेशल है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार मुंबई गए हुए थे, वो दलाल स्टेट में, तो उन्होंने वहाँ पर इच्छा व्यक्त करी कि उत्तर प्रदेश में भी एक फिनटेक सिटी होना चाहिए। फिनटेक सिटी? हाँ, जैसे गिफ्ट सिटी है आपके गुजरात में, उसी तरीके का एक फिनटेक सिटी होनी चाहिए जहाँ एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है या डिजिटल बैंकिंग के जितने भी फॉर्म्स हैं वो सब एक तल के नीचे हों, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे हों। उस पर हम बड़ी गंभीरता से काम कर रहे हैं और DPR के स्टेज पे है। एक सेक्टर 11 है, वहाँ पर लगभग 250 एकड़ से लेकर 500 एकड़ के बीच में एक फिनटेक सिटी बना रहे हैं। ये भी केवल वो जो जेवर एयरपोर्ट है उससे केवल 5 मिनट की दूरी पे। बहुत खूब। तो आप अगर इमेजिन करिए कि जेवर एयरपोर्ट है, फिनटेक सिटी है, फिल्म सिटी है, हाँ, फिल्म सिटी है, सेमीकंडक्टर है, हाँ, एक मेडिकल डिवाइस पार्क है, भी भारत सरकार की योजना है जो पूरे भारत में 3 स्टेट को मिला हुआ है, एक मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, एक उत्तर प्रदेश। क्या सर? मेडिकल डिवाइसेस पर। मेडिकल डिवाइसेस, तो मेडिकल इक्विपमेंट्स जो मेडिकल इंडस्ट्री में यूज होते हैं उस पर आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन था कि ये भारत आत्मनिर्भर होना चाहिए। जब कोरोना का टाइम आया तो हमारे पास कुछ नहीं थे, कई चीज़ें, यानी कि ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी नहीं थे। ऐसी दशा में माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन था कि जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, मेडिकल डिवाइसेस जो मेडिकल में यूज होते हैं, वो भारत में बनने चाहिए। तो इसके लिए 350 एकड़ में
एक सेक्टर 28 है, उसमें हमने मेडिकल डिवाइस पार्क बना रहे हैं और उसमें बहुत बड़ी कंपनी यहाँ पे आ रही हैं। अभी आज ही जो सुबह हमारे एक डेलीगेशन आया था, GE विप्रो जो अमेरिका और भारत का एक जॉइंट वेंचर है, वो यहाँ पे एक 10 एकड़ एरिया में एक प्लांट लगाना चाहते हैं। तो एक बहुत बड़ा बड़ा हब बनने जा रहा है मेडिकल डिवाइसेस पार्क का। तो ये सब कब तक, ये सारे प्रोजेक्ट्स कब तक कंप्लीट होने की उम्मीद है? ये सब ऑन गोइंग है। ये जो हमारा मेडिकल डिवाइस पार्क है वो लगभग 90% पूरा हो चुका है। फिल्म सिटी, उसकी फिल्म सिटी 1510 करोड़ की परियोजना है, इनको 1.5 साल एक साल में बनाना है। फिनटेक सिटी? फिनटेक सिटी आगामी 2 साल में। और 2 साल में। सर जैसे दिल्ली में एरो सिटी है, अब जब रियल एस्टेट आ रहा है, इंडस्ट्रीज आ रही है, ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो कंपनीज, कॉर्पोरेट एरिया भी आएगा। हॉस्पिटैलिटी के लिए जैसे दिल्ली में एरो सिटी है, हमने देखते हैं, आप देखते हैं वहाँ पे सारे 5 स्टार होटल्स हैं, रियल एस्टेट, वो सारा अच्छा रिटेल स्पेस है। ऐसी एरो सिटी भी चाहिए जी, ऐसी वो भी आने वाली है। हाँ, हम लोगों ने जो मास्टर प्लान जब बनाया, अभी रिवाइज किया 2041 में। पहले हमारा जो मास्टर प्लान था 2031 का था, तब जेवर एयरपोर्ट नहीं आया था। जब जेवर एयरपोर्ट आया तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा और क्या उसके अराउंड इंडस्ट्री होनी चाहिए और क्या होती है, उसको हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया और उसी हिसाब से हमने मास्टर प्लान चेंज कर दिया। अब हम उस पर एरेक्ट्रोपोलिस का एक कॉन्सेप्ट लेके आए हुए हैं। कौन सा सर? एरेक्ट्रोपोलिस, जो एयरपोर्ट के आसपास जो सिटी ग्रो करती है, जो है एक ही सेक्टर में कई चीज़ें होती हैं, वो चीज़ हम लेके आ रहे हैं। जो आपने सिटी साइड डेवलपमेंट की बात करी एरो सिटी टाइप में, तो एक तो 25 हेक्टेयर एरिया में विद इन द एयरपोर्ट बनेगा। अभी वहाँ पे कई होटल्स वगैरह बन रहे हैं। इसके बाद जो दूसरा उसके इलाके हैं, उसको बड़े होटल्स बन रहे हैं, जैसे रोजियट बन रहा है, रोजियट बन रहा है वहाँ पे, तो और भी बड़े बड़े प्रपोजल्स आए हुए हैं। तो उसके किनारे जो एयरपोर्ट के जो हमने है कमर्शियल लैंड यूज हमने कर दिया है, उस कमर्शियल लैंड यूज में हम एरो सिटी डेवलप करेंगे। वहाँ पे हो रहा है मतलब? सर एक ध्यान, जैसे हमने अभी गुलशन की जो डायरेक्टर आई थी उनसे भी हमने एक सवाल किया था, जब इतनी सारी डेवलपमेंट हो जाती है ना, तो जो टिकट साइज़ है, जो घर की जो कीमतें हैं वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती हैं। अब क्योंकि अब यमुना अथॉरिटी मेन सिटी से थोड़ा सा आगे है, बेशक एयरपोर्ट के नज़दीक है, तो घर की अफोर्डेबिलिटी का भी ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। अब ऑफिस वाला बेचारा ऑलरेडी 1-1.25 घंटे ट्रैवल कर रहा है, वो और कितनी दूर आगे और कैसे 1 करोड़ के अंदर कहाँ, फिर और येडा भी पार करके कहाँ जाए वो बेचारा? नहीं, ये हम लोग जो है हमारे ऐसा ना हो कि मतलब वहाँ उस एरिया में भी शुरुआत ही 2-2.5-3 करोड़ से होगी। नहीं, देखिए जो यमुना अथॉरिटी है, एक तो वो प्रॉफिट गेन करने के लिए काम नहीं करती है, प्रॉफिट गेन करने वाली संस्था नहीं है। अच्छा। सरकारी संस्था है। हम लोग मार्केट के हिसाब से रेट तय नहीं करते। हम लोग अभी रेजिडेंशियल स्कीम ला रहे हैं, उसका जो रेट है वो बहुत कम है, 35,000 पर स्क्वायर मीटर है। मार्केट रेट उसके एप्रिशिएट होकर बढ़ गए हैं। वो हम लॉटरी में करते हैं, वो ऑक्शन भी नहीं करते, और उसमें बहुत सारे जो सफल होते हैं उनको घर मिल जाते हैं। अभी हमने लगभग वहाँ पे 30,000 लोगों को अलॉटमेंट किए हैं, 30,000 लोग को रेजिडेंट वहाँ मिल चुका है, रेजिडेंस वहाँ पे। तो हम लोग उसका ध्यान रखते हैं। हमारे जो प्रॉपर्टीज़ है उसका हम रेट जो है मार्केट के हिसाब से नहीं बढ़ाते जी। हमारा एक कॉस्टिंग का फिलॉसफी है कि किसान से ज़मीन लेते हैं और उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। किसान को जो पैसा दिया और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया, उसको दोनों को जोड़ देते हैं जी। और जोड़ने के बाद कुछ पैसा उसमें भी घटा देते हैं और उसको कमर्शियल पर लोड कर देते हैं। तो रेजिडेंस का पैसा लो रखते हैं और इंडस्ट्री का उससे भी कम रखते हैं कि इंडस्ट्री अधिक है। बहुत खूब सर, और उम्मीद करते हैं कि अगले 3 से 4 साल के अंदर बिल्कुल ही एक नई सिटी ऐसी उभर कर आएगी कि ग्रेटर नोएडा और नोएडा की भी चकाचौंध एकदम फीकी पड़ जाएगी। निश्चित तौर पे देखिए, यमुना प्राधिकरण जो है आने वाला फ्यूचर है, और फ्यूचर डेस्टिनी यमुना का जो विस्तार है ना, वो केवल नोएडा नहीं है। यमुना शुरू होता है नोएडा से आगरा तक जाता है जी, बिल्कुल। और इसमें अभी हम लोग 4 मास्टर प्लान बना रहे हैं। एक तो एक फेज 1 का मास्टर प्लान है जिसमें बुलंदशहर और नोएडा है। एक टप्पल बाजना में हम एक अर्बन नोड बना रहे हैं, वहाँ लॉजिस्टिक हब वगैरह बनेगा। एक राया, मथुरा राया में बना रहे हैं। एक हेरिटेज सिटी वृंदावन में बनाने का है कि जहाँ पे बांके बिहारी जी के मंदिर का जो दर्शन है वो ईज हो जाए, सारी चीज़ें वहाँ पे सारा सिस्टम भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई सारी चीज़ें एक साथ हों। उस पर हम बड़ी गंभीरता से काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विज़न है कि वहाँ पे एक अच्छी हेरिटेज सिटी बननी चाहिए, उस पर हम काम कर रहे हैं।
आगरा में एक न्यू आगरा सिटी बसाने के लिए उसका भी 12,000 हेक्टेयर एरिया में उस पर भी हम काम कर रहे हैं, प्लान चल रहा है। इसके अलावा हाथरस में भी 4,000 हेक्टेयर एरिया में एक अर्बन नोड बनाने का काम कर रहे हैं। तो यमुना प्राधिकरण का जो विस्तार है वह नोएडा से प्रारंभ होकर वो आगरा तक जाता है, और इस फ्यूचर इज हियर में हमारा लोगो भी है, ईडा है, ईडा के नीचे फ्यूचर इज हियर लिखा हुआ था। वो इसी वजह से है कि 3,35,000 वर्ग मीटर क्षेत्र का नोटिफाइड एरिया है और 1149 विलेजेस हैं 6 जनपदों के। इसके अंदर ये वन ऑफ द लार्जेस्ट अथॉरिटी इन एशिया है। बहुत खूब सर। तो सबसे अधिक फ्यूचर यहाँ पे है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे जो प्रोजेक्ट आए हैं जो बहुत बड़े जो है इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के लिए बन गया है, और हमें इस समय ईच एंड एवरीबॉडी वांट्स ए पीस ऑफ लैंड इन यमुना अथॉरिटी, कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उनको मिल जाए। तो नो डाउट इस पे हम लोग और भी काम करना चाह रहे हैं, और कुछ और अच्छी चीज़ें ला रहे हैं कि जो एकदम स्पेशल हो और जो कहीं नहीं हो रहा हो उस पे हो। एक होलसेल मार्केट पे भी काम कर रहे हैं कि एक ही प्लेटफॉर्म ऐसा दे दिया जाए कि जो तरह तरह के जो सेक्टर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक का एक सेक्टर, अप्रैल का एक सेक्टर, एमएसएमई का एक सेक्टर, इनको लेके एक जगह मार्केट एक होलसेल दिया जाए कि जिसपे सारे लोग आके एक जगह खरीदारी कर सकें। ये अभी पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। तो ये इस पे भी हम लोग एक बैकग्राउंड पे काम कर रहे हैं, ये फिजिबल हो जाएगा तो इसको भी लेके आएंगे। वेल सेड सर, एंड थैंक यू सो मच सर, आज आप यहाँ पर आए और आपने इतने सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी चर्चा की, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी पूरी की पूरी सिटी रेडी हो जाएगी। निश्चित तौर पे होगी। हमें यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।